नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा के लिए तैयारी तेज हो गई है और इस बार यात्रा के दौरान घोड़े और खच्चरों का पंजीकरण फिर से अनिवार्य कर दिया गया है, जैसे कि पिछले साल किया गया था। ये पंजीकरण विशेष रूप से केदारनाथ, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब और अन्य यात्रा मार्गों पर लागू किया जाएगा। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया है कि यात्रा से 2 महीने पहले यानी कि फरवरी से हर गांव में जाकर घोड़े और खच्चरों का पंजीकरण किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान अस्वस्थ घोड़े और खच्चरों को यात्रा के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे जानवरों को यात्रा में न लाया जाए जिनकी सेहत ठीक न हो, ताकि उन्हें अधिक परेशानियों का सामना न करना पड़े और उनकी जान बच सके। पशुपालन विभाग ने इस व्यवस्था को पहले भी लागू किया था और इससे काफी मदद भी मिली थी। पिछली बार बड़ी संख्या में घोड़े और खच्चरों की जान बचाई गई थी, जो अस्वस्थ होने के बावजूद यात्रा पर नहीं भेजे गए थे। और इस बार भी विभाग की यही कोशिश है कि जानवरों की सेहत का ध्यान रखा जाए और यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके। ये कदम न केवल जानवरों के कल्याण के लिए बल्कि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को भी आराम देने के लिए है, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई समस्याओं का सामना यात्रियों को, श्रद्धालुओं को न करना पड़े। देखिए, केदारनाथ यात्रा में पिछली बार भी जो हमने व्यवस्थाएं खड़ी करी थी, चाहे वो डॉक्टरों की हो, चाहे वो हमारे एलईओस की हो, चाहे वो हमारे एक सुपरवाइजिंग करने के लिए हमारे सीओ लेवल के ऑफिसर की हो, वो बहुत ही कारगर साबित हुई है। पिछली बार हमारी डेथ्स बहुत कम हुई, हमारे जानवरों का ध्यान रखा गया और उसी व्यवस्था को वापस रिपीट कराया जाएगा इस साल भी। डीएम के स्तर से और हमारे एनिमल हस्बेंड्री सचिव पुरुषोत्तम जी के स्तर पर हमारी मीटिंग्स लगातार हुई हैं और जो व्यवस्था पिछले साल हमने खड़ी करी थी वही व्यवस्था इस बार भी खड़ी होगी। जो हमारी टैगिंग की व्यवस्था है और जो हमारे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो हम 2 महीने पहले ही शुरू करेंगे। गांव-गांव हमारे छोटे-छोटे कैंप लगेंगे, मेडिकल कैंप और रजिस्ट्रेशन कैंप, और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो भी हमारा जानवर कमज़ोर है या तो घायल है या वो चोटिल है तो उसको हम रजिस्टर नहीं करेंगे और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगभग 2 महीने पहले हम शुरू कर देंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिन के मौके पर मसूरी महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 5 कंप्यूटर दिए गए हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत नवनिर्वाचित मसूरी नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने दीप जलाकर की है। मीरा सकलानी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गणेश जोशी का जन्मदिन 31 जनवरी को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव के समय किए गए वादों को उन्होंने चुनाव जीतने के तुरंत बाद लागू किया है और मसूरी में स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू किया गया है। उनका कहना था कि अगले 6 महीने में मसूरी की तस्वीर बदल जाएगी। कि कल माननीय मंत्री जी का जो गणेश जोशी जी हैं कैबिनेट मंत्री, उनका जन्मदिन है और हम सभी लोग उनके जन्मदिन को एक सेवा सप्ताह के रूप में हम मना रहे हैं। आपने देखा होगा हमने कल भी एक कार्यक्रम किया था, प्रेस क्लब में एसी वितरित की थी। आज इस शिक्षा के मंदिर में कंप्यूटर वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पूरे हफ्ते कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहेंगे। पूरे शहर में जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वहाँ पे बच्चों को गर्म कपड़े भी वितरित किए जाएंगे। कल एक भव्य कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के द्वारा देहरादून में भी आयोजित किया जाएगा। तो ये पूरा सप्ताह हम लोग उनके जन्मदिन के सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि उनका कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण, लोगों के लिए जो जिस तरीके से वो काम करते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके जन्मदिन को हम बड़ी धूमधाम से मनाएं। बिल्कुल, देखिए अब हम जो मेरे मैनिफेस्टो में जो चीज़ें हैं उस पर तो मैं फर्स्ट डे से ही काम शुरू मैंने कर दिया है और मैं इस बात का इंतज़ार नहीं कर रही हूँ कि शपथ समारोह कब होगा, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। जनता ने चुन के भेज दिया है और काम करने के लिए भेजा है और वो पहल हम लोगों ने शुरू कर दी है।
और देश भर के सभी न्यायालयों में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और इसका उद्देश्य आम जनता को न्यायालय की लंबी और जटिल कार्यवाही से राहत प्रदान करना है। इस आयोजन में खास तौर पर ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें पक्षकार आपस में समझौते के आधार पर समाधान चाह रहे हैं। सीमा डुंगराकोटी सचिव DLSA ने ये जानकारी दी है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल मामले और साथ ही साथ मैट्रिमोनियल मामले और चेक बाउंस जैसे कुछ मामलों को समाधान के लिए शामिल किया जाएगा। इन मामलों में पक्षकारों को समझौते के आधार पर निपटारा करने का अवसर मिलेगा, तो वही मामले का हल जल्द ही हो सके और न्यायालय में कार्यवाही की लंबी प्रक्रिया से बचा जा सके। इस अदालत में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार 8 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं और अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलझा सकते हैं। ये कदम न्यायालयों में पड़े भारी बोझ को कम करने के लिए और आम जनता को न्याय दिलाने के लिए उठाया गया है। इस प्रक्रिया से लोगों को अपने मामलों का समाधान बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के जल्द ही मिल सकेगा, जिससे वो मानसिक और वित्तीय तनाव से बच सकेंगे। देखिए, इस साल की 2025 की जो राष्ट्रीय लोक अदालत है वो 8 मार्च से हमारी शुरू हो रही है। जैसा आपने पहले भी देखा है कि साल में लगभग 4 हमारी राष्ट्रीय लोक अदालतें होती हैं और 2025 की जो राष्ट्रीय लोक अदालत है वो 8 मार्च को आयोजित की जा रही है। ये राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे देश में हर न्यायालय में होगी और इसी क्रम में देहरादून में भी, देहरादून मुख्यालय के सारे न्यायालयों में, विकासनगर, ऋषिकेश, डोईवाला, मसूरी, चक्राता, सारे न्यायालयों में इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में उन सभी वादों का निस्तारण किया जाएगा जो बहुत छोटी प्रकृति के मामले हैं, सिविल के मामले हैं और मैट्रिमोनियल केसेस हैं, चेक बाउंस के मामले हैं। वो सभी मामले जिसमें दोनों पक्षकार आपस में राजीनामे से अपने केस को डिसाइड कराना चाहते हैं, वे राष्ट्रीय लोक अदालत में 8 मार्च से पहले कभी भी न्यायालय में आकर के खुद प्रार्थना पत्र दे सकते हैं या फिर अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी प्रार्थना पत्र न्यायालयों में लगा सकते हैं। गरुड़ नगर पंचायत चुनाव में जो विवाद चल रहा है वो कई अहम सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार भावना वर्मा ने बीजेपी की ललित वर्मा को महज 37 मतों से हराया है, लेकिन चुनाव के बाद से प्रशासनिक कार्यवाही को लेकर विवादों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसडीएम गरुड़ जितेंद्र वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के लिए एक तरफा कार्रवाई की है। इसके अलावा भावना वर्मा पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिसकी जांच अब तक नहीं हो पाई है। जब प्रशासन पर कार्रवाई करने में विफलता का आरोप लगा तो स्थानीय समाजसेवी गोपाल बनवासी ने एसडीएम और थाना बैजनाथ में प्रशासनिक तरीके से प्राथमिक रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। अगर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो गोपाल बनवासी ने इस मामले को न्यायालय में ले जाने तक की भी तैयारी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि कांग्रेस उम्मीदवार ने शपथ पत्र में गलत एफिडेविट लगाया है, जो चुनाव प्रक्रिया की वैधता पर सवाल खड़ा करता है। ये मामला गरुड़ नगर पंचायत चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है और अगर गोपाल बनवासी की शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो ये चुनावी प्रक्रिया पर व्यापक असर डाल सकता है। देखिए, गरुड़ में नगर पंचायत अध्यक्ष पद प्रत्याशी भावना वर्मा द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है नामांकन के दौरान। उस संबंध में मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को भी जो है शिकायत पत्र दिया था, 13 तारीख को दे दिया था, लेकिन 13 तारीख से आज दिन तक रिटर्निंग अफसर ने कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं करी। जबकि सेम हल्द्वानी में भी हुआ था। हल्द्वानी में भी झूठा शपथ पत्र जब दाखिल किया था तो रिटर्निंग ऑफिसर ने सभासदों के खिलाफ डायरेक्ट FIR दर्ज करने के ऑर्डर दे दिए गए थे। इसको हम सीधी प्रशासनिक लापरवाही कहेंगे या फिर इसको कहेंगे जानबूझकर उसको बचाने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है या रिटर्निंग अफसर द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में मैंने कल भी जो है शिकायत पत्र पुनः दिया था कि आपके द्वारा जांच न कर घोर लापरवाही की गई है करके। कल भी मैंने शिकायत पत्र दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रशासन इस पर कोई गौर कर रहा है। प्रशासन इसमें अपना जो है मतलब हिल डुल वाला रवैया अपना रहा है।
और मैं मजबूर होकर आज थाना के समक्ष आया हूँ कि यहाँ पे इनकी विधिवत एफआईआर करें, ताकि इनने झूठा शपथ पत्र दाखिल किया है। शपथ पत्र में इनने जो है कृषि ज़मीन नहीं दिखा रखी है। एक कॉलम में साफ साफ लिखा है कि इनके नाम पे कोई कृषि ज़मीन नहीं है, और उसी के एक कॉलम में लिखा है कि कृषि से आई भावना वर्मा की 1,20,000 है, जो सरासर झूठा तथ्य है। इसमें जो इलेक्शन निकाय इलेक्शन अभी यहाँ पे कंक्लूड हुए हैं, उसमें हमें नामांकन और स्क्रूटनी के उपरांत एक शिकायत प्राप्त हुई थी। वो शिकायत चूँकि हम लोग आचार संहिता के तहत हम उस पर उस समय कार्रवाई नहीं कर पाई थी। हमने उसमें मार्गदर्शन मांगा था राज्य निर्वाचन आयोग से, परंतु वहाँ से हमें कोई गाइडेंस प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन चूँकि अब जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता को हटाने की घोषणा कर दी गई है, तो अब उसमें अगर हमें ऐसे कोई शिकायती प्राप्त हुआ है तो उस पर अब हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। के बाद वो लेटर प्राप्त हुआ है। अब चूंकि उसका चुनाव की प्रक्रिया वो लेटर बाधित नहीं कर सकता है, इसलिए अब हम उस पर जांच आदि करवाएंगे। हमारे यहाँ सिस्टम इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है, हम उसको तहसीलदार कार्यालय को आगे प्रेषित करेंगे, फिर उसमें जांच होकर जो भी आएगी उस हिसाब से हम उसमें का जो शिकायतकर्ता है उसको सूचित करेंगे। और अब बात खटीमा की करेंगे। खटीमा क्षेत्र के इंडो नेपाल सीमा पर नो मीन्स लैंड का निरीक्षण किया गया है, जिसमें राजस्व विभाग, वन विभाग, पुलिस और साथ ही साथ एसएसबी फोर्स और सिंचाई विभाग ने भाग लिया है। इस दौरान पिलर संख्या 796 के आसपास हो रहे अतिक्रमण को चिन्हित भी किया गया है। और उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया है कि पिलर संख्या 796 के सब पिलर 1 और 2 पर नेपाल की तरफ से और दोनों तरफ से अतिक्रमण किया गया है, जिसे हटाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। पहले नो मीन्स लैंड पर फोकस किया जाएगा और फिर बाद में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। वन विभाग की एसडीओ सचिव वर्मा और साथ ही साथ इस पूरे मामले में माफ कीजिएगा सचिता वर्मा ने ये कहा है कि इस कार्रवाई को पूर्णतः सुनिश्चित किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक पिलर के दोनों ओर 30-30 फीट के नो मीन्स लैंड की जगह होती है, जिसे अतिक्रमण से मुक्त कराना आवश्यक है। आज हमारे यहाँ पर हमने नेपाल और भारत सीमा पर एक संयुक्त निरीक्षण किया है, जिसमें राजस्व विभाग, एसएसबी और हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट और वन विभाग, हम सभी लोगों ने यहाँ पर निरीक्षण किया है। और नो मीन्स लैंड पे जो अतिक्रमण की स्थिति पाई गई है, उसके लिए अब हम उसको हटाने के लिए यहाँ पर प्रयास करते हैं और सभी लोग हैं हमारे साथ। और आज हमने यहाँ पर देखा है कि जो हमारे पिलर हैं और सब पिलर हैं, वहाँ पर कितनी दूरी पर यहाँ पर अतिक्रमण पाया गया है, तो इसे हटाने की कार्रवाई हम शुरू करेंगे। ये अतिक्रमण यहाँ से पूरी तरह नहीं हटेगा नो मीन्स लैंड से, तब तक हम इसके पीछे लगे रहेंगे और इसको हटाएंगे। और उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा के अनुसार आपको जानकारी दे दें कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज में अब एक सामान्य यूजर चार्ज लागू किया जाएगा और इस नए आदेश के तहत ओपीडी पंजीकरण शुल्क 20 रुपये, आईपीडी पंजीकरण शुल्क 50 रुपये, जनरल वार्ड का शुल्क 25 रुपये और प्राइवेट वार्ड का शुल्क 300 रुपये और साथ ही साथ एसी वार्ड का शुल्क 1000 रुपये होगा। इसके अलावा एम्बुलेंस के लिए पहले 5 किलोमीटर तक 200 रुपये शुल्क लिया जाएगा और इसके बाद 20 रुपये प्रति किलोमीटर अतिरिक्त शुल्क भी लिया जाएगा। रेडियोलॉजी साथ ही साथ पैथोलॉजी जांच के लिए CGHS की दरें भी लागू की जाएंगी और ये कदम राज्य में चिकित्सा सेवाओं की दरों को समान और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि मरीजों को उचित कीमत पर सुविधाएं मिल सके। जैसे बताना चाहती हूँ कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हैं और PSC और CSC हमारी जो होती हैं गवर्नमेंट फैसिलिटी, तो उसके रिगार्डिंग हमारा एक जियो हुआ था 21 अगस्त 2024 में, वो हमारा पास हुआ था कैबिनेट से। उसमें हमारी जो दरें हैं वो फिक्स कर दी गई थी, पहले थोड़ा डिफरेंट थी। अब हमारी जो दरें निश्चित की गई हैं वो PSC और CSC, मतलब जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हमारी जो है 10 रुपये यूजुअल 10 रुपये पर्ची के जो है OPD चार्जेस हैं और डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में हमने जो है 20 रुपये कर दिए। तो ये हमारा OPD है। ऐसे हमारा इंडोर का भी हमारी जो चेंजेस हुए हैं कि हमारी जो भर्ती मरीज हैं तो 3 दिन तक तो हमारे कोई उसमें चार्जेस नहीं होते हैं,
डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन 3 दिन के बाद जो है ये हम लोगों के जो दरें हुई हैं, जो पीएससी में हम लेंगे 10 रुपये प्रति दिन, और जो सामुदायिक में 15 रुपये प्रतिदिन, और डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में जो हम लेंगे वो 25 रुपये प्रतिदिन। तो ये हमारी जो दरें हैं वो निर्धारित। तो ये हमारा जीओ भी पास हुआ था, इसके रिगार्डिंग हमारे जिलों को सूचना भी जा चुकी है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात मसूरी की। मसूरी पुलिस ने 19 साल की युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले 26 साल के युवक को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, मसूरी कोतवाली के कोतवाल अरविंद चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि पीड़िता ने 4 जनवरी को शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के मुताबिक आरोपी आकिब, जो कि सहारनपुर का निवासी है, उसने इंस्टाग्राम के जरिए पीड़िता से दोस्ती की थी और बाद में ये दोस्ती प्यार में बदल गया और आकिब ने युवती को मसूरी और अन्य स्थानों पर ले जाकर उसके साथ बार बार शारीरिक संबंध भी बनाए। कोतवाल अरविंद चौधरी ने यह भी बताया है कि युवती ने आकिब से शादी की मांग की थी, लेकिन आरोपी ने उसे मारपीट कर धमकी दी और शादी से इनकार कर दिया। कई बार दबाव बनाने के बावजूद आरोपी ने युवती के साथ शादी करने से मना कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने मसूरी कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई और शिकायत के बाद पुलिस ने एसआई ज्योति पवार के नेतृत्व में एक टीम गठित की और आरोपी को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। जनवरी माह में एक लड़की हमारे पास आई और उसने यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज करा कि एक लड़का जो उससे इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी, उसके साथ शादी का झांसा देकर अलग अलग जगह पर, जिनमें मसूरी भी कई बार आया है, उसके साथ बलात्कार किया है। और जब उसने शादी की बात की तो उसको उसके साथ मारपीट और उसको धमकी दी। तो उस पर कल एक टीम गठित की गई। महिला उप निरीक्षक ज्योति पवार की टीम सहारनपुर गई और उसको वहां से अरेस्ट करके हम लेकर आए हैं और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसमें गाली गलौज, बलात्कार और जान से मारने की धमकी। हाँ, इसमें न्यायालय में पेश किया जाएगा और जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। और अब ये खबर हरिद्वार में हुए एक पुलिस मुठभेड़ के बारे में है। जी हां, जिसमें कुख्यात बदमाश पंकज को गिरफ्तार किया गया है। 11 अक्टूबर को पंकज अपने साथी राम कुमार के साथ जिला कारागार हरिद्वार से फरार हो गया था। पंकज प्रवीण वाल्मीकि का गुर्गा है और उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में पंकज के पैर में गोली लगी और उसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर उसकी शिनाख्त की और ये मुठभेड़ काली मंदिर तिराहा सेक्टर 2 के पास एक खाली मैदान में हुई है। इस ऑपरेशन में कोतवाली, रानीपुर कोतवाली, ज्वालापुर एसटीएफ और एसओजी की टीम भी शामिल थी। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली के मोती नगर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। इस खुराना जी इस क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री सुभाष सचदेवा जी, मंडल अध्यक्ष श्री तिवारी जी, मंच संचालक बोरा जी, पूर्व निगम पार्षद सुनीता मिश्रा जी, मीडिया सेल के गौरव पराशर जी, एडवोकेट महेश बिष्ट जी, जिला संयोजक करोलबाग श्री वीरेंद्र गोसाई जी और मेरे साथ उत्तराखंड से आए हुए हमारे उत्तराखंड सरकार में आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहिला जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण और इस सभा में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, मेरे सभी युवा नौजवान साथियों और ऊपर आसपास भी काफी लोग खड़े हैं, आप सभी पत्रकार मित्र, हमारे मीडिया के सभी छायाकार बंधु, मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके बीच में भाई हरीश खुराना जी के लिए आपका मत और आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं।
हरीश जी और उनका परिवार दशकों से दिल्ली की और दिल्ली वासियों की सेवा करता रहा है। इनके पिता भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक लोगों में से रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के दिलों में एक अपना अलग स्थान बनाया था। उन स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी से आप सब लोग भली भांति परिचित होंगे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए जो इनको एक शिक्षा मिली है, संस्कार मिले हैं, वो शिक्षा और संस्कार ये लेकर दिल्ली विधानसभा के इस चुनावी रण में आप सबके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए उतरे हैं। आप सभी भाई हरीश खुराना जी को मोतीनगर विधानसभा से आप विजयी बनाएंगे, आप इनको आशीर्वाद देंगे तो ये इस क्षेत्र के विकास की चिंता स्वयं करेंगे। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरे देश के अंदर सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रेल की सुविधाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है और विश्व के अनेक बड़े देश जो आज दुनिया के अपने को सबसे अग्रणी पंक्ति के देशों में मानते हैं, वह भी आश्चर्यचकित है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। इस क्रम में मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भी भाजपा सरकार ने 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बहुत सारी सड़कें, एक्सप्रेस वे, ट्रांजिट कॉरिडोर, रेलवे और एयरपोर्ट से जुड़े हुए अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का कार्य किया है। आपके यहां भी जखीरा में फ्लाईओवर का निर्माण करवाया गया है और उससे निश्चित रूप से इस फ्लाईओवर के बनने से यातायात का अच्छी व्यवस्था और आवागमन सुलभ हुआ है। पीएम उदय योजना में 1731 कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। स्वनिधि स्कीम हो, पीएम आवास योजना, मुद्रा योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास मोदी जी की सरकार ने किया है। जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना से भी मोदी जी, जैसे आज देश के अंदर, मैं उत्तराखंड से आता हूं और यहां पर उत्तराखंड के भी बहुत सारे लोग हैं, आज दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ों में, जहां एक एक पानी की बूंद बहुत कठिनाई से मिलती थी, वहां भी आज जल जीवन मिशन योजना जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, उस जल जीवन मिशन से हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है जिससे हर गरीब के इलाज का पूरा प्रबंध किया गया है। यानी कि एक साल में पहले 5 लाख रुपए की और अब आपके यहां तो 10 लाख रुपए, हमारी सरकार आने पर यहां पर 10 लाख रुपए का इलाज किया जाएगा। उत्तराखंड में जो हमारा एक पर्वतीय राज्य है, वहां भी हमने अभी तक हरीश जी जो केंद्र सरकार की तरफ से पैसा मिलता है, उसके अतिरिक्त उत्तराखंड की सरकार ने 2100 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए, ये अभी तक इतना पैसा हमारा वहां से स्वीकृत कर दिया है। एक बड़ी धनराशि और प्राइवेट अस्पतालों में भी अच्छा इलाज आयुष्मान कार्ड धारकों को मिलता है। लेकिन यहां पर दिल्ली की जो सरकार है, जिसके बारे में अभी आपदा की सरकार, नकारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, इस सरकार ने न तो यहां पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाकर अच्छा पानी लोगों को नहीं दिलवाया, यहां पर लोगों को आयुष्मान कार्ड देकर गरीबों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दी, इलाज की सुविधा नहीं दी। भाइयों बहनों, आज दिल्ली में
40% पानी लोगों को बाहर से खरीद कर पीना पड़ रहा है। और उसके बाद भी ये योजना यहां इन्होंने जल जीवन मिशन की फर्जीवाल जी ने, केजरीवाल जी ने, फर्जीवाल जी ने ये योजना यहां लागू नहीं हुई। आप ही बताइए, दिल्ली में अभी हरीश जी पूछ रहे थे तो आप लोग संकोच क्यों कर रहे थे जी? पानी की समस्या नहीं है क्या यहाँ? अरे तो ये हरीश जी को आप वोट भी देने वाले हो, आप इनके समर्थन के लिए भी आए हो, इनको जोर से बताओ ना। ये पूछ रहे थे पानी की समस्या तो है ना यहाँ? क्या बात है, इधर वालों थोड़ा कम से क्या बात है? तो दिल्ली के मोती नगर से आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।